हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इंडियन पॉलिटी के नए वीडियो में। इसमें हम लोग भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास को देखेंगे, अर्थात संविधान के विकास की यात्रा को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार हमारा संविधान का निर्माण हुआ और उसमें क्या क्या चरण थे, किस प्रकार से उसमें एक से एक खंड जुड़ते गए और एक महान संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं संविधान। तो पहले ये जान लीजिए कि संविधान क्या है, फिर हम लोग देखेंगे इसका विकास क्रम कैसा हुआ। इसके विकास क्रमों को दो भागों में बांटकर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग कि संविधान क्या है। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आप अपने विचार कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें सुबह 5 बजे आती है डेली करंट अफेयर्स, शाम 5 बजे आती है डेली जीके क्यूज, सोमवार को रात 9 बजे एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आती है, मंगलवार को 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे, बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे। इन सभी के वीडियो लगभग 2 से 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इन सब का प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। बृहस्पतिवार को रात 9 बजे रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आती है। इनमें वह उन्हीं प्रश्नों को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है या जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी हुई है, जिनकी या जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी ट्रेंड के अनुसार प्रश्नों को इसमें दिया गया है। अवांछित सूचनाओं को अलग करके नए प्रश्नों को भी समावेशन किया गया है। तो आइए शुक्रवार को देखते हैं रात 9 बजे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट आती है और शनिवार को बिहार जी के प्रैक्टिस सेट, इसके भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक एमसीक्यू टाइप वीडियो है और दूसरा है डिटेल्स कवर, जिसमें बिहार एक परिचय का पूरा कवर किया गया है। बिहार का नामकरण क्या हुआ, कैसे हुआ, विभाजन क्या हुआ, बिहार की भौगोलिक स्थिति, उन सब चीज़ों का विस्तृत विवरण किया गया है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें बिहार से प्रश्नों के आने की संभावना बनी रहती है। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें 50 से 60 प्रश्नों को हम लोग अभ्यास के रूप में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के विकास की यात्रा को। तो संविधान को अगर एक वाक्य में कहा जाए कि संविधान क्या है, तो संविधान क्या है? संविधान हमारा सर्वोच्च दस्तावेज होता है। संविधान में ही वर्णित होता है कि हमें किस प्रकार कार्य करना है, राज्य का संचालन किस प्रकार होगा, राज्य किस पद्धति से संचालित होगी, उसमें नियम, उपनियम, सारे दस्तावेजों का वर्णन होता है। सरकार का संचालन किया जाता है संविधान के अनुसार ही। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों का बंटवारा, दायित्वों का सीमांकन, जनता एवं राज्य के मध्य संबंधों को भी निर्धारित करता है या यूँ कहें कि विनियमित करता है। तो इस प्रकार संविधान का बहुत महत्व है। वह किसी भी देश के एक स्पष्ट विवरण को दर्शाता है कि यह देश किस दिशा में बढ़ेगा और किस दिशा में इसकी कार्य करने की पद्धति रहेगी। यही सब भूमिका हमारे संविधान में रहते हैं। यदि देखा जाए कि संविधान विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो यह 2 चरणों में विभाजित कर हम इसको देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि आखिर ब्रिटिश को ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी। तो क्या बंगाल में ब्रिटिश का पूर्ण रूप से शासन हो गया था, प्रत्यक्ष शासन की स्थापना कर, तो बंगाल में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया था। उसे अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण को और बढ़ाने के लिए, सरकार का नियंत्रण और बढ़ाने के लिए उसे नए
प्रावधानों को लाना पड़ा, जिसके तहत उसने संवैधानिक विकास की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की, जो एक्टों के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से हमारे सामने आता रहा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इसे हम पहले दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले अंतर्गत देखेंगे कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक रहा। कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शासन में रही। और फिर ब्रिटिश राज का शासन आ गया, जिसमें ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से शासन में रही। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कंपनी का शासन के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इनमें सबका हम लोग अभी विस्तृत विवरण देखेंगे। और ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत देखा जाए 1858 से, तो उसमें पहला 1858 का चार्टर एक्ट, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, और फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और अंत में भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कंपनी के शासन के तहत। आज की वीडियो में हम 1773 से 1858 तक में जो विकास क्रम हुआ, संविधान विकास की क्या क्या घटनाएं हुई, उसमें कौन से गवर्नर थे, क्या पद्धति हुई, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इन सब पहलुओं को देखेंगे। तो पहले एक्ट की शुरुआत होती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्यों लाया गया? यह लाया गया कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान था। इसके तहत भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इससे पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके तहत शेयर धारक काम करते थे। शेयर धारक कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए COD का निर्वाचन करती थी। अब इसमें इस नए तहत के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया। वे शेयर धारक कंपनी के निर्वाचन में भाग लेने लगे, जिनके पास 1000 पाउंडों का शेयर होता था, और इसका चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होने लगा। तो ये परिवर्तन किए गए। तो यदि इसके प्रमुख प्रावधान की बात की जाए तो उस समय इसी के तहत प्रमुख प्रावधान की बात करते हैं। तो अगर उस समय की अगर बंगाल के गवर्नर की बात की जाए तो उस समय थे बंगाल में गवर्नर हमारे वारेन हेस्टिंग्स थे, बंगाल के गवर्नर, जो 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। यह प्रावधान 1774 में लागू हुआ। कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। ठीक है। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश बने एलियाज इम्पे। परंतु इसमें एक ये भी था कि इसके लिए अपील का प्रावधान अभी भी लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में ही रखा गया था। तो अपील वहीं की जा सकती थी इसके विरुद्ध। और बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार प्रथम गवर्नर जनरल बने हमारे उस समय के जो भी बंगाल के गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग्स। और क्या प्रावधान थे इसमें? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन करके इसके नियंत्रण का भार बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। इसको कानून व अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई। कर्मचारी के निजी व्यापार व उपहार पर रोक लगा दिया गया। तो ये भी आते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के तहत कर्मचारियों की निजी व्यापार व उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये लगा दिया गया था 1773 के एक्ट के तहत। आगे अधिनियम के तहत अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन 4 वर्ष के लिए कर दिया गया और इसकी संख्या 24 कर दी गई। तो पहले मैंने बताया कि पहले कंपनी का शासन था, अभी भी कंपनी का शासन, लेकिन उस समय कंपनी पर ब्रिटिश का सरकार का नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश सरकार का इस पर नियंत्रण आ गया, तो इसके लिए 4 वर्ष कर दिया गया। और फिर
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही ब्रिटिश क्राउन की कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। इससे पूर्व की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के संचालन मंडल का निर्वाचन करती थी। तो अब आगे बढ़िए, दूसरा एक्ट देखते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह 1773 के एक्ट के कुछ दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान अगर देखें तो उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स ही थे। तो इसके तहत क्या किया गया? महत्वपूर्ण प्रावधान थे इसमें, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई, जो यह पहले 1773 के तहत नहीं थी। सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को ये मुंबई और मद्रास का ही नियंत्रण था, लेकिन अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति मिल गई। गवर्नर जनरल के परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया, अर्थात सरकारी कर्मचारी को उनके द्वारा किए गए सरकारी कार्य के लिए उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उच्च न्यायालय को अपनी आज्ञाएं व आदेश लागू करते समय सरकार को नियम व विनियम बनाते समय भारतीयों को सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखना था। मतलब अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो भारतीयों के रीति रिवाज, सांस्कृतिक रीति रिवाज को, धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रख के कोई नियम बनाएगी। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट किया गया, उसे कलकत्ता के सभी नागरिकों पर लागू कर दिया गया। तो इसके ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अगला एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। यह क्या था? यह भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। दरअसल उस समय क्या हो गया था कि अमेरिका उपनिवेश खो दिया था। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था ब्रिटेन से, जिसके कारण ब्रिटिश को भारत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना था। इसके लिए उसने यह अधिनियम लाया। उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। इसके प्रमुख प्रावधानों को देखा जाए तो प्रावधान के तहत सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। उस समय अगर एक्ट को उस समय के अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए ब्रिटिश पीएम के, तो उनका नाम था विलियम पिट। उन्होंने ही 1784 एक्ट को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके तहत देखा जाए तो क्या सब प्रावधान हुए? मुख्य प्रावधान क्या था? सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल के पास कंपनी के व्यापारिक मामले सौंपे गए और राजनीतिक मामलों को अलग करके एक बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रक बोर्ड। देखिए क्या था? निदेशक मंडल क्या था? गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार निदेशक मंडल के पास, लेकिन इसको हटाने का या वापस बुलाने का अधिकार किसके पास कर दिया गया? नियंत्रक बोर्ड के पास, बीओसी के पास। इसके तहत निदेशक मंडल के तहत भारत से प्राप्त सभी पत्रों को बीओसी के समक्ष रखता। जो भी पत्र आते थे सीओडी बीओसी को भेज देता था आके, इसका यही दायित्व था। और सीओडी की बात की जाए, बीओसी की बात, नियंत्रक बोर्ड की, तो इसमें सदस्यों की संख्या 6 थी। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा गवर्नर जनरल को बीओसी के अधीन रखा गया। रक्षा एवं युद्ध एवं राज्यों से सहयोग के मामले में भी गवर्नर जनरल को पूछने की जरूरत पड़ती थी नियंत्रक बोर्ड से कि वह रक्षा के मामलों में, राज्यों के सहयोग से मामलों में क्या निर्णय लेगा। तो इसके तहत तो देखा जाए तो इससे क्या हुआ? भारत में एक द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। द्वैत शासन पद्धति आ गई इन दो प्रक्रियाओं के तहत। तो ये रहा 1784 के एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन लागू हो गया। और क्या इसके प्रावधान थे? और प्रावधान थे, पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र भी कहा गया। तो यह कहा गया 1784 में। ये भी प्रश्न आते हैं कभी कभी कि किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद जो पहले 4 थी उसको घटाकर अब क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। मद्रास और बम्बई की सरकार को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। पहले भी थी, लेकिन अब सारे निर्णय बंगाल सरकार के अधीन ही आते थे, मद्रास एवं बम्बई के।
इसी एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा, अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट था 1793 का चार्टर एक्ट। यह 20 साल के बाद आया था। 1773 के बाद मतलब 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को और व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बीओसी के अधिकारियों का वेतन भारतीय खजाने से दिया जाने लगा। यह परंपरा कब तक चली? 1999 तक चली। आगे क्या प्रावधान हुए? आगे जिला कलेक्टर के न्यायिक शक्तियों को छीन लिया गया। इस समय के जो भी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि यदि जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियाँ दी जाती हैं तो वह एक शक्ति के भ्रम में हो जाता है और वह अपने आप को ज़्यादा ही मजबूत मानने लगता है। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। जैसे अंग्रेजी साम्राज्य के संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया और व्यापारिक लेन देन और राजस्व के खाते दोनों को अलग कर दिया गया। अब दोनों के नियंत्रण अलग अलग होंगे। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा। ये सवाल भी अक्सर आते हैं, तो किसके अधीन के तहत चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा? तो ये 1 लाख रुपए प्रति वर्ष साहित्य के पुनरुत्थान, प्रोत्साहन और विज्ञान की उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च किए जाने की बात की गई। 1 लाख रुपए। ईसाई मिशनरियों का भारत में इसके तहत आगमन हुआ, उन्हें प्रवेश करने की अनुमति मिली। अगला एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब उसे सिर्फ राजनीतिक कार्य करने की अधिकार मिल गया। मतलब व्यापारिक अधिकार अब समाप्त होकर ब्रिटिश के हाथों में चले गए। कंपनी अब व्यापारिक अधिकार नहीं कर सकते थे, केवल राजनीतिक कार्य करते हैं। और महत्वपूर्ण प्रावधान था बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंक। तो इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक हो गए और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। ये सवाल पूछा जाता है अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक हो गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी परिवर्तन किया गया। एक चौथे सदस्य विधि के वक्ता को, कानून के वक्ता को जोड़ा गया या शामिल किया गया। वह थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का भी गठन किया गया 1835 में। इसके तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, परंतु यह शुरू नहीं हो पाया। 1853 में यह पूर्ण रूप से लागू हो पाया और भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर की विधायिका शक्ति को ले ली गई और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। तो ये नियम याद रखना है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई। तो यह थी 1833 के एक्ट के तहत। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित हो गया, लेकिन 1843 में एलन बरो ने इसे समाप्त किया। और फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इस एक्ट में स्पष्ट किया गया कि संसद, मतलब ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद की बात नहीं की जा रही है, ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी के भारतीय शासन अधिकार को समाप्त कर सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। और इसके बाद तत्पश्चात 1857 का विद्रोह हुआ और फिर कंपनी का शासन समाप्त होकर ताज का शासन हो गया। मतलब ब्रिटिश पूर्ण रूप से भारत के नियंत्रण पर कर ली। प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो प्रमुख प्रावधान की बात की जाए तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। मतलब दोनों अब अलग अलग रहेंगे। गवर्नर जनरल के विधायी तो एक विधि आयोग का गठन भी किया गया था लॉर्ड मैकाले के अधीन 1833 में। प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, अब दोनों कार्य अलग अलग होंगे। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। यही पृथक विधान परिषद आगे जाके लघु संसद का भी नाम, ये देखिए आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लेती है।
निदेशक मंडलों के सदस्यों की संख्या जो पहले 24 थी और हर वर्ष 1/6 रिटायर हो जाते थे, मतलब 4, उससे अब घटाकर 18 कर दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा से भरने की व्यवस्था की गई। महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार 1853 के तहत पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया। तो इसी के साथ ये खंड पूरा होता है हमारा, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि 1773 से 1853 तक में, 1773 से 1853 तक में क्या क्या विकास हुए, कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, किन किन नीति को अपनाया गया। तो अब अगला जो वीडियो हम लोग का आएगा, दूसरे जो वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे 1858 से 1947 तक में क्या विकास की प्रक्रिया रही, संविधान विकास कैसे हुआ और फिर संविधान का निर्माण भी किस प्रकार हुआ, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये वीडियो 2 और आएगी, एक तो इसमें पूरा हम लोग देखेंगे कि 1858 से 1947 तक में क्या क्या प्रक्रिया हुई, और तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का गठन हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सब हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।